जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको एग्जाम के बारे में प्रमुख जानकारी तथा आपके जीवन के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। याद रखें, यदि इस बार माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करना चाहते हो तो सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। प्रमुख बात ये बताना चाहूँगा आपको कि याद रखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो गई हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जानदार शानदार सा टॉपिक रहने वाला है, बहुत गजब का रहने वाला है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, प्रमुख रूप से चर्चा करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास से हमने आपको बता दें प्रमुख रूप से एक व्यक्ति के बारे में बात करी थी जिनका नाम राजा दाहिर था। राजा दाहिर वही व्यक्ति हैं जो कि सिंध के शासक हुआ करते थे। कौन थे? कहना सर, वो सिंध के शासक हुआ करते थे। इसके अलावा हमने प्रमुख रूप से अल हजाज के नाम अल हजाज के बारे में भी जाना। अल हजाज आखिर कौन था? कहना सर, अल हजाज का जो सेनापति था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, और मोहम्मद बिन कासिम ही है वो व्यक्ति है जो भारत पर युद्ध करने का कार्य करता है। अल हजाज प्रमुख रूप से दो बातों के लिए युद्ध हुआ था। आपको प्रमुख रूप से कल भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि अल हजाज जो था, अल हजाज ने ऐसा इंजाम राजा दाहिर पर लगाया था, जो कि सिंध का शासक था, कि आप मेरे जहाज़ों को लौटा दो। यानी जहाज को लूटने का आरोप राजा दाहिर पर लगाया गया। राजा दाहिर जो है वो कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ और ना ही मेरी प्रजा ऐसी काम करती है, और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस प्रकार की वो चर्चा करने का कार्य करता है। तो अल हजाज उसको वार्निंग देता है, कहता है देखो भैया, या मेरे जहाज जो भी धन लूटा है वो तुम वापस कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस कारण वो युद्ध हो जाता है। और प्रमुख रूप से बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, ये अल हजाज का सेनापति रहने का कार्य करता है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और उसी क्रम में जानेंगे आखिर कि महमूद गजनबी नाम का जो व्यक्ति था ये कौन था। आखिर ये महमूद गजनबी नाम का जो व्यक्ति था आखिर कौन था, और इसके बारे में प्रमुख रूप से हम जानने का कार्य करेंगे, प्रमुख रूप से डिटेल बताने का कार्य करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। अगर हम महमूद गजनबी की प्रमुख रूप से चर्चा करें या वार्ता करें, तो एक बात बताना चाहूँगा, जी महमूद गजनबी था ये प्रमुख रूप से तुर्की का रहने वाला था, यानी तुर्की आक्रमण इसको आप कह सकते हैं, तुर्की का रहने वाला व्यक्ति रहने वाला है। कौन है? कहना सर महमूद गजनबी। कौन? कहना सर महमूद गजनबी रहने वाला है। और इसकी अगर हम बात करें, भारत में 1000 से लेकर 1027 तक इसने आक्रमण करने का कार्य किया। एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी विद्यार्थियों कि बताइए 1000 से लेकर 1027 तक जो आक्रमण करे हैं वो कौन व्यक्ति है? कहना सर महमूद गजनबी वो व्यक्ति रहने वाला है। कौन? कहना सर वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं महमूद गजनबी रहने वाला है। प्रमुख चर्चा बता रहा हूँ या प्रमुख बात आपको मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ। हम प्रमुख रूप से आगे की घटना को बड़े बेहतरीन ढंग से जाने, तो एक प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख रूप से जो व्यक्ति था महमूद गजनबी, ये तुर्की का रहने वाला था। ये आपको मैं तो बता चुका हूँ कि ना सर, ये बारे में तो जान चुके हैं कि सर ये तुर्की का शासक था। इसके अलावा इसको ही हम बोल सकते हैं यामनी वंश या गजनी वंश या यामनी वंश या गजनी वंश, दोनों ही एक ही बात होती है। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से गजनी वंश की स्थापना एक व्यक्ति के द्वारा की गई जिसका नाम अल अल तफगीन रहने वाला है, जो कि आपको बता दें प्रमुख रूप से यामनी वंश का संस्थापक है। यामनी वंश ही ये गजनबी वंश रहने वाला है। बेटा याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ लेता है प्रमुख रूप से कि बताइए अल अल्पगी अल्पगीन नाम का जो व्यक्ति था, इसने क्या किया था? कहना सर ये जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं यामनी वंश का संस्थापक था। और याद रखिएगा, यामनी वंश का दूसरा ही नाम गजनी वंश है, और उसी वंश का आपको बता दें प्रमुख रूप से आने वाला है जिसका नाम महमूद गजनबी रहने वाला है। अगर हम प्रमुख रूप से चर्चा करें तो अल्पतरीन का एक गुलाम था जिसका नाम आपको बता दें प्रमुख रूप से सुबुक्त रहने वाला था। याद रखिएगा, आपके लिए डिटेल ये चीज़ें हैं वो हम आपको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ये आपको किसी चीज़ों में नहीं देखने को मिलेगी, किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। सुबुक्त नाम का व्यक्ति रहने वाला था, और जो सुबुक्त नाम का जो व्यक्ति था वो अलबतगीन का गुलाम रहने वाला था। और सुबुगुत्तीन जो था वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति है जिस व्यक्ति का पिता है जिनका नाम है महमूद गजनबी, यानी महमूद गजनबी का पिता रहने वाला है।
कौन है? कहना सर महमूद गजनवी का जो पिता है वो क्या सुबुक्तकी है? हाँ भैया याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बात कही आपने, यही सही बात है। क्या सुबुक्तकी कि अगर पुत्र की बात करें तो उसका नाम वो रहने वाला है, वो महमूद गजनवी रहने वाला है। अगर महमूद गजनवी को क्या आवश्यकता पड़ी, अगर क्या जरूरतें पड़ी और किस कारण वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ गया है, किस बारे में बेहतरीन ढंग से हम जानने का कार्य करेंगे, बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बात बताना चाहूंगा, पेशावर के शासक हुआ करते थे जिनका नाम जयपाल हुआ करता था। पेशावर के ये शासक थे और पेशावर के युद्ध में सुबुक्तकी की हत्या आपको बता दें प्रमुख रूप में आपको बता दें जयपाल ने कर दी थी। जयपाल ये पेशावर के शासक थे। पेशावर के युद्ध में सुबुक्तकी की हत्या कर दी गई थी और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ये महमूद गजनवी नाम का जो आदमी है या जो व्यक्ति है वो भारत में आक्रमण करने का कार्य करता है कि मैं अपने पिता का बदला लेकर रहूंगा। याद रखिएगा, ये बड़ी सीधी सी बात हो जाती है कि जहां पिता और पुत्र की भावनाएं आती हैं तो एक बदले की भावना की ऐसा उस व्यक्ति ने कैसे कर दिया। यानी जो जयपाल नाम का व्यक्ति था वो जयपाल नाम के व्यक्ति से आगे बता दें प्रमुख रूप से अपने पिता की मौत का मृत्यु का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी आ रहा था। सुबुक्तकी जो जिस व्यक्ति का गुलाम था उसका नाम अल्पतगीन नाम रहने वाला था और इसी ने ही यामनी वंश की या गजनी वंश की स्थापना करने का कार्य किया था। प्रमुख रूप से आपको ये बात बताना चाहूंगा मैं, सुबुक्तकी के पुत्र का नाम महमूद गजनवी रहने वाला है और महमूद गजनवी भारत पर केवल एकमात्र इसलिए आक्रमण कर रहा है कि उसको अपने पिता का बदला लेना है, क्योंकि आपको बता दिया है हमने कि वो एक पेशावर के राजा थे जिनका नाम जयपाल था। उन्होंने सुबुक्तकी की हत्या करने का कार्य किया था। उसी हत्या का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी भारत आने का कार्य करता है। बड़ी बेहतरीन सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद किसी किताब में या किसी पुस्तक में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। बड़ी बेहतरीन बता रहा हूँ ये चीज़ों को, क्योंकि ना चीज़ें डिटेल में नहीं होती, इनको ढूंढना पड़ता है, इकट्ठा करना होता है, उसके बाद ही आपके सामने आने का कार्य करता हूँ मैं। अगर हम आगे की बात करें, प्रमुख रूप से आदि की बात करें, तो अगर हम जान लेते हैं थोड़ा सा 1932 में अल्बर्तगीन यामनी वंश का संस्थापक था और इसने ही इसको ही गजनी वंश कहते हैं। महमूद गजनवी यामनी वंश का ही शासक रहने वाला है। महमूद गजनवी किसका शासक है? कहना सर महमूद गजनवी ही यामनी वंश का शासक है या फिर यामनी वंश को ही तो बेटा आपको बता दें गजनी वंश के नाम से हम जानते थे। प्रमुख बात बता दी आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा यामनी वंश की राजधानी गजनी या अफगानिस्तान होने का कार्य करती है। 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 1001 में महमूद गजनवी है ना भारत पर आक्रमण करने का कार्य करता है। अपनी पिता का बदला लेने के लिए वो आ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा या मर जाऊंगा। ऐसी बातें महमूद गजनवी के द्वारा की जा रही हैं। बड़ी प्रमुख बात बता रहा हूँ कि महमूद गजनवी है ये कहाँ से क्या रहने वाला है, कहाँ से आया है? कहना सर ये तुर्की का है और तुर्की से आ रहा है। याद रखिएगा, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करने का कार्य कर रहा है। हिंदू शाही वंश के राजा जिनका नाम जयपाल, अभी हमने आपको बताया था, हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल या पेशावर प्रमुख रूप से बात करें, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, पेशावर के शासक जयपाल को यह हराने का कार्य करता है। ये तो आया ही इसलिए था कि अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके, अपने पिता की हत्या का बदला ले सके, और वो लेने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाता है। जयपाल को ताबड़तोड़ तरीके से हराने का कार्य करता है। उस समय आपको बता दें जम्मू कश्मीर की रानी दिद्दा थी। ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने हाईलाइट करके थोड़ा सा लिख दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए और आपके नोट्सों पर ना लिखा रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना और महत्वपूर्ण बात आपको बताने का कार्य करता हूँ। 1025 की बात कर रहे हैं तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का ये अंतिम आक्रमण आपको बता दें प्रमुख रूप से ये इतनी सी बात जानू पहले ये क्या है। कहना सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। हाँ बेटा, 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कहना सर ये सोमनाथ मंदिर में क्या है? तो बेटा याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर में एक शिव जी की आपको बता दें शिव जी पिंडी मौजूद है और वो ना जमीन से ना आपको बता दें हवा में लटकी हुई है। हवा में लटकी हुई ऐसे ऐसे भारत में और ऐसे सनातन के आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं भारत में। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन आज है ना आज देखते हुए भी अनदेखा करने की जो स्थिति है वो भारत की रहने वाली है। प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं सोमनाथ मंदिर यहाँ पर अपने
नाथों के नाथ शिव जी या देवों के देव महादेव निवास यहाँ पर करने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आक्रमण करने का कार्य करते हैं। क्या ना सर, जब मोहम्मद गजनबी ये आक्रमण कर रहा है तो यहाँ के जो शासक हैं वो क्या बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं? बेटा, इन लोगों की सोचना बड़ी घटिया वाली थी। ये पता क्या सोचते थे? कहते थे मोहम्मद गजनबी है वो मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है, हम पे थोड़ी ना आक्रमण कर रहा है, हमें क्या करना है इसको? ना ये गलत तो कर रहा है, भगवान पर आक्रमण कर रहा है, इसको भगवान ही दंड देने का कार्य करेगा, भगवान ही इसको दंड देगा। ये चीजें राजा रजवाड़ों के मुंह से निकल रही हैं और राजा रजवाड़े इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। महमूद गजनबी मंदिरों को तोड़ते जा रहा है। महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए निकल रहा था, इतना सोना यहाँ सोमनाथ मंदिर से ले जाने का कार्य करता है कि भाई साहब आपने खुद ना सोची होगी, इतना सोना ये सोमनाथ मंदिर से चुराता है या लूटता है, और लूटने के बाद ये यहाँ से निकलने का कार्य करता है। याद रखिएगा, महमूद गजनबी जो प्रमुख रूप से जब सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए जा रहा था, उसका जो टक्कर है ना, एक व्यक्ति के रूप में पड़ गई, एक महान आप कह सकते हैं दमदार जानदार शानदार व्यक्ति से पड़ गई, टक्कर हो गई, जिनका नाम है जाट। ये जाट नाम के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से दिमाग से कम तो होते हैं, लेकिन ये अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं। कहते ये तुम अपनी बुद्धि लगाओ, हम अपनी ताकत लगाएंगे, ये जाटों का कहना था। महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए भारत से बाहर जा रहा था तो इनका जो विरोध करने का कार्य किया वो जाटों ने किया। जाटों ने इनको खतरनाक तरीके से महमूद गजनबी को ऐसे लतियाने का कार्य किया। महमूद गजनबी ये समझ गया कि भारत में भी ऐसे व्यक्ति हैं, भारत में भी ऐसी कौम मौजूद है जो टक्कर देने का मुझको कार्य कर सकती है। महमूद गजनबी आपको बता दें जाटों का लोहा मानने के लिए मजबूर हो गया, और ये व्यक्ति जानदार शानदार व्यक्ति, आपको बता दें जाट जो व्यक्ति थे कहीं ना कहीं जानदार शानदार व्यक्ति रहा करते थे। महमूद गजनबी के कुल आक्रमणों की बात करें तो कुल आक्रमण 17 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत पर महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? कहना सर 17 आक्रमण इन्होंने करने का कार्य किया। महमूद गजनबी की प्रमुख रूप से चर्चा करें तो अगर हम प्रमुख रूप से आगे की चर्चा करें या प्रमुख रूप से आगे के बारे में आपको बताने का कार्य करें तो ये महमूद गजनबी जो था वो अंतिम आक्रमण कह सकते हैं जो जाटों ने इनका विरोध किया था। और महमूद गजनबी की अगर कुल युद्धों की बात करें या आक्रमण की बात करें तो 17 आक्रमण भारत पर करने का कार्य किया था। एग्जामिनर पूछ सकता है इस बारे में कि बताइए भारत में महमूद गजनबी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया? कहना सर 17 बार किया। कब से कब तक किया? कहना सर 1000 से लेके 1027 तक इन्होंने करने का कार्य किया। ये सन आपको मैं प्रमुख रूप से बताने का कार्य कर रहा हूँ। महमूद गजनबी तुर्की का, प्रमुख रूप से तुर्की याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जिससे चीजें याद बनी रहें। ठीक, 17 बार आक्रमण करने का कार्य करता है। महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी करवाए। किसके? कहना सर महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी करवाए। एक बात मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए कि जजिया जो कर है वो सर्वप्रथम किसने इसकी शुरुआत की थी? आप जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ना इस चीज़ का आंसर है मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, कल इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ कि वह कौन है जिसके द्वारा जजिया कर की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, ये कौन सा कर होता है? कहना सर ये धार्मिक कर होता है। इतना भी बता दिया। अब ये जजिया कर किसने लागू किया था, शुरुआत किसने की थी, ये आप हमें कमेंट में बताने का कार्य करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, हाँ, अगर बात करें महमूद गजनबी ने तो महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी करवाए और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करने वाला व्यक्ति आपको बता दें प्रमुख रूप से हो जाता है। महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी किए और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। अगर हम बात करें आगे की तो गजनबी विश्वविद्यालय महमूद गजनबी ने अफगानिस्तान में बनवाने का कार्य किया। एग्जामिनर एक बार पूछ लिया था कि बताइए गजनबी विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? कहना सर गजनबी विश्वविद्यालय है वो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? कहना सर अफगानिस्तान में। किस व्यक्ति ने के द्वारा बनवाया गया? कहना सर महमूद गजनबी के द्वारा इसको बनवाने का कार्य किया गया। कुरुक्षेत्र की घटना बड़े जानदार शानदार तरीके से जानते हैं। कहना सर ये कुरुक्षेत्र जो है ना, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़वाने का भी कार्य किया। एक मूर्ति हो जाती है जिसका नाम चक्र स्वामी की मूर्ति, एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं बेटा, एक बार आ चुका है ये, है ना। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर में, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़वाने का कार्य महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने आपके सामने आपको बताने का कार्य किया।
ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की चर्चा करें तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी ना इतने जानदार शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी क्लास ले लेंगे ना, आपको जीवन में महमूद गजनवी से रिलेटेड क्वेश्चन ना जीवन में कभी नहीं सताएंगे, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ बेटा। और याद रखिएगा ये चीज़ें हो जाएं तो आपका इतिहास, मैंने बताया था कि जब आपका मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा ना तो 80% आपका इतिहास में दबदबा बन चुका होगा। और ये हमारे अकेली हमारी वीडियो में नहीं हो जाएगा, आपके दिमाग में भी चीज़ें हो जाएंगी, आपके लिए भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात। ठीक है, आगे की बात करें, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकारों की बात करें तो अल बरूनी की बात करें, किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। किताब उल हिंद, इनकी किताब का नाम किताब ए उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई, कहना सर अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा तहकीक ए हिंद और तारीख, ये जो किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई, कहना सर अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, कहना सर ये किताबें हैं ना अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। प्रमुख किताबें मैंने आपके सामने आपको बताने का कार्य किया है। ठीक है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा, तहकीक ए हिंद अल बरूनी के द्वारा, तथा तारीख जो किताब है वो कहीं ना कहीं अल बरूनी के द्वारा लिखी जा रही है। अगर हम फिरदौसी की बात करें तो शहनामा हम बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ये किताबें हैं ना मुंह पर जवानी पर रटी हुई हैं, मुंह पर रटी हुई हैं, इनको ना अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको खुद याद होंगी, इस बात को मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप लोग कंपटीशन में है ना। किताब उल हिंद कहना सल अल बरूनी, तहकीक हिंद अल बरूनी और तारीख कहना सल अल बरूनी के द्वारा। शहनामा फिरोजदौसी के द्वारा लिखी गई है। अफगानिस्तान की महाभारत भी इसके द्वारा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसके बाद उत्तवी जो था किताब उल जामिनी किसके द्वारा लिखी गई, कहना सर उत्तवी के द्वारा लिखी गई। ये दरबारी इतिहासकार था बेटा, याद रखिएगा इतिहासकार तो सभी थे लेकिन दरबारी इतिहासकार मतलब इसने दरबार में बैठकर ही ये इन चीज़ों को लिखने का कार्य किया, इसलिए इसको हम दरबारी इतिहासकार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चंचनामा फारसी भाषा में इसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहानी इसकी मृत्यु तक पहुंच जाती है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और महमूद गजनवी जो है इसकी जीवन रेखा यहाँ पर समाप्त होने का कार्य करती है। प्रमुख रूप से हमने महमूद गजनवी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी। याद रखिएगा उसने 17 बार आक्रमण किया है, तो याद रखिए एक बार विफल हो जाए तो ये मत सोचिएगा अब मेरा अंत है, कहना सर ये विफल हो गए ना, ये अंत नहीं, यही शुरुआत है। ठीक है ना, अपने यहाँ में मोटिवेशनल का पिटारा बनो, दूसरे से मोटिवेशन या यूट्यूब से मोटिवेशन देखने के अलावा इन ना चीज़ों को ना देखते हुए आप अपने जीवन से मोटिवेशन लोगे जीवन से मोटिवेशन लोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, कभी मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी मेरे द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, अब ये थी आज की चीज़ें। कल हम प्रमुख रूप से जानेंगे, आपको बता दें प्रमुख रूप से कल हम जाने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में, कहना सर मोहम्मद गौरी के बारे में प्रमुख रूप से हम जानेंगे, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है और एग्जामिनर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्लास ख़त्म करने से पहले कहना सर आप रिवीजन करते हैं, वही करवा दीजिए एक बार रिवीजन, जिससे मज़ा आ जाए। हाँ भैया रिवीजन ज़रूर होगा। तो बात करें महमूद गजनवी के बारे में, कहना सर 1000 से लेके 1027 तक इसका शासन, इसके बीच में युद्ध पर आक्रमण, भारत पर इन्होंने आक्रमण करने का कार्य किया। 1932 में अलबर्तगीन यामनी वंश की स्थापना करता है, इसको ही गजनी वंश के नाम से हम जानते हैं। महमूद गजनवी यामनी वंश का ही शासक था। याद रखिएगा यामनी वंश की राजधानी गजनी थी, जो कि अफगानिस्तान में प्रमुख रूप से है। 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराने का कार्य किया। उस समय जम्मू कश्मीर की रानी, ये तो आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जो है जाटों के विरुद्ध हुआ और ये घटना भी हम आपको बता चुके, जाटों के विरुद्ध हुआ। और महमूद गजनवी ने कुल आक्रमण की जो बात करें तो 17 बार इसने आक्रमण करने का कार्य किया। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी करवाए और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। गजनवी विश्वविद्यालय महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान में बनवाया। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में थानेश्वर
में चक्र स्वामी की मूर्ति को तुलवाने का कार्य किया। इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार के बारे में जाना तो अलबरूनी, किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद और तारीख प्रमुख रूप से किताबें हो जाती हैं। फिरदौसी की बात करें तो शहनामा तथा अफगानिस्तान की महाभारत फिरदौसी के द्वारा। उत्बी की बात करें तो किताब उल जामनी, दरबारी इतिहासकार ये थे। चंचनामा भी फारसी में इन्होंने लिखा। 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है और बड़े बेहतरीन ढंग से हमने चीज़ों को जाना। महमूद गजनबी के टॉपिक को बढ़िया घोंट कर हम पी गए। आनंद आ गया क्या ना सर? अब आनंद तो आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन ना चीज़ों पर थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप लोग। क्यों ना चीज़ें ना हम क्रमबद्ध तरीके से चलाएंगे, इस बात का हम आपको प्रॉमिस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना सपोर्ट की आवश्यकता आप लोगों की बहुत है। याद रखिएगा, एक टहनी अगर ऊपर सूरज की ओर बढ़ना चाहती है तो अगर उसको एक सहारा मिल जाता है ना तो बहुत ऊंचे तक जाती है चकाचक तरीके से, और दूसरों को भी सहारा दे पाती है फिर वही टहनी। तो ना आज कहीं ना कहीं फ्यूचर एकेडमी को आप लोगों की सहारे की आवश्यकता है, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर वेयर वीडियो को कर दिया करो। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, पूरी क्लास में नहीं कहता हूँ, बस आखिरी में कहता हूँ। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।